नमस्कार दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए आज की स्टोरी सुनते हैं। माँ, मेरे ऑफिस के कुछ दोस्त रात को डिनर पर आएंगे। उनके लिए खाना तैयार रखना। मनोज ने अपनी माँ शारदा देवी से कहा। कितने लोगों का खाना बनाना है बेटा? शारदा जी ने खांसते हुए पूछा। पहले तो आप ये खांसी करना बंद कीजिए। पूरे घर में आप खांसती रहती हो। किसी को बीमारी बीमारी लग गई तो आपको इतना भी अकल नहीं है कि मुंह पर हाथ रखकर खांसना चाहिए या फिर कपड़े रखकर। अच्छा लगता है क्या इस तरह खांसती रहती हो? मनोज गुस्से से चिल्लाया तो उसकी पत्नी संगीता को तो मौका मिल गया अपनी सास पर गुस्सा उतारने का। यही बात तो मैं इन्हें समझा समझा कर थक गई हूँ। घर में बच्चे भी हैं और खुले मुंह खांसती रहती हैं। बेटा, कितनी बार तो तुम्हें कहा था कि मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, नहीं तो मुझे कुछ पैसे दे दो दवाई लाने के लिए। ठीक है माँ, आज संगीता तुझे डॉक्टर के पास ले जाएगी और दवाई दिलवा देगी। मनोज ने कहा तो संगीता इसके विरोध में बोली, अरे कुछ नहीं, मैं माँ जी को यहाँ खांसी केवल इतनी चटोरी जुबान की वजह से हो रही है। कुछ भी खट्टा मीठा खा लेती हैं और फिर खांसती रहती हैं दिन भर। उल्टा सीधा खाने पर लगाम लगाएंगी तो खांसी खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। मनोज ने अपनी पत्नी संगीता की बात पर सहमति जताते हुए उसे कहा, दोपहर को मेरा एक ज़रूरी लेटर आएगा, घर पर आने वाला है, वो लेकर रख लेना। रात का खाना तुम ही बना देना, माँ जी की तबीयत ठीक नहीं है। मेरे 4-5 दोस्त ऑफिस से आएंगे तो बढ़िया सा खाना बनाना। इस पर संगीता बोली, मुझे तो आज शॉपिंग पर जाना है और फिर शाम को मेरी किट्टी पार्टी भी है। मुझे तो वक्त नहीं मिल पाएगा। अरे एक दिन के लिए अपनी किट्टी पार्टी कैंसिल कर दोगी और रात को अच्छा सा खाना बना लोगी तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा? मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर मनोज तो अपने ऑफिस के लिए निकल गया। लेकिन संगीता की तिजोरियाँ चढ़ गई। उसे गुस्सा आने लगा। पति के ऑफिस जाने के बाद वो अपनी सास पर बरस पड़ी। माँ जी, आपको कोई काम धाम तो है नहीं, बहाना बनाकर आप खांसने लग पड़ी। आपको लगा कि रात का खाना बनाना है, चलो खांसी का बहाना लेकर चुपचाप आराम कर लेती हूँ। यही सोचा ना माँ जी आपने? लेकिन मैं सब समझती हूँ, ये सब नहीं चलने वाला है आपका। मैं सब समझती हूँ, सब जानती हूँ माँ जी। आपको और कुछ काम धाम तो है नहीं, तो यही काम कर लेती ना कम से कम आप। वैसे भी दिन भर बिस्तर पर ही पड़ी रहती हैं, मुफ्त की रोटियां ही तोड़ती रहती हैं। अपने लिए ऐसी अपमानजनक बातें सुनकर शारदा जी की आंखों में आंसू आ गए। उनकी खांसी लगातार चल रही थी। ऐसी हालत में उन्होंने कुछ बोलना जरूरी नहीं समझा। वे अपने कमरे में चली गई। जलते भूनते हुए संगीता ने जैसे जैसे डिनर तो बना लिया, लेकिन जब मेहमान खाना खाकर चले गए तो जूठे बर्तनों का ढेर जस का तस पड़ा रहा। अगले दिन सुबह जब शारदा जी मंदिर से पूजा करके घर वापस लौटी तो देखा बेटा बहू कहीं जाने के लिए तैयार खड़े थे। अपनी सास को देखते ही संगीता बोली, थोड़े से बर्तन रखे हुए हैं, मांझ कर रख देना और रात का खाना बनाकर रख लेना, हम लोग देर से आएंगे। मनोज ने भी अपनी पत्नी की हाँ में हाँ मिलाई। आज रविवार था और दोनों अपने बच्चों को लेकर सुबह का नाश्ता करके बाहर जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे ये शारदा जी को भी नहीं पता था। ना तो वो पूछने की हिम्मत रख सकती थी और ना ही वे बेटे बहू कभी बताते थे। शारदा जी ने रसोई में जाकर देखा तो जूठे बर्तनों का अंबार पड़ा हुआ था। कुछ दिन बीते, शारदा जी की तबीयत अब ज़्यादा खराब रहने लगी थी। माँ की बिगड़ती हालत को देखते हुए एक दिन मनोज उन्हें डॉक्टर के पास ले गया। चेकअप करवाने के बाद पता चला कि लगातार खांसी रहने की वजह से उन्हें टीबी की बीमारी हो गई है और इनका इलाज लंबा चलेगा। बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होंगे। शारदा जी का इलाज शुरू किया गया। कुछ दिनों तक तो उन्हें लगातार दवाई दी गई, लेकिन फिर ज़्यादा खर्च के डर से मनोज दवा लाने की भी हिम्मत ना जुटा पाया। आनाकानी करने लगा। अब उनकी हालत फिर से बिगड़ने लगी थी। अभी जांच अभी 5 साल पहले ही शारदा जी बड़ी खुशी से संगीता को अपने घर की बहू बनाकर लाई थी।
पर संगीता तो घर में आते ही घर का नक्शा ही बदल कर रख दी। हर रोज ड्रामा करती रहती, सासू माँ को खरी खोटी सुनाती रहती। बेटे और बहू दोनों ही हमेशा बात कहते रहते। वहीं शारदा जी की स्थिति घर में रखा पुराना सामान जैसी ही थी। जब बेटा ही उसे उसकी कद्र नहीं करता था तो बहू क्या करेगी। मनोज संगीता के सामने ही शारदा जी को कुछ भी कह देता था, जिस कारण संगीता और सिर पर चढ़ गई थी। संगीता के आने से पहले शारदा जी ने बाई लगाई थी, जो घर का झाड़ू पोछा और बर्तन कर जाती थी। पर संगीता ने आते ही घर खर्च अपने हाथ में ले लिया और काम वाली बाई हटवा दी, क्योंकि उसे लगता था कि काम वाली तो पैसे देना ही बेकार है। जब घर में सासू माँ बैठी रहती है, रात को दोनों देर से आए और खाना खाने बैठे तो मनोज चिल्लाकर बोला, ये क्या बना दिया है? सब्जी में मसाला बहुत कम है। माँ, आपको खाना बनाना ढंग से नहीं आता है क्या? इससे अच्छा तो हम बाहर ही खा लेते। आखिर इतना कमा किस लिए रहा हूँ? ये फीका और बेस्वाद खाना खाने के लिए? मनोज की तेज आवाज़ से शारदा जी हिल गई। वो चुपचाप अपने कमरे में आ गई और बेचारी अपने किस्मत पर फूट फूट कर रोने लगी। रोते रोते ही वो सो गई। शारदा जी की जिंदगी उतार चढ़ाव से भरी रही थी। अपने मायके 5 बहनों में सबसे बड़ी शारदा को हमेशा ही अपशगुनी कहा जाता था, क्योंकि उसकी दादी उसे देखना कभी भी पसंद नहीं करती थी। अपने पीछे 4 बहनें और ले आई। सारी बहनों के जन्म पर दादी फूट फूट के रोई। आखिर वंश तो बेटे ही बढ़ाते हैं। 5 बहनों को देखकर उसकी दादी का मन कुलबुलता रहता था और वो चाहती थी कि सभी अच्छी जल्दी से जल्दी अपने घर चले जाए, इन सब के बोझ से मुक्ति मिल जाए। शारदा का पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े होने का सपना था, लेकिन पैसे की कमी के कारण शारदा को ज़्यादा पढ़ाया भी नहीं गया और माँ पिताजी ने उनके लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया। दहेज तो था नहीं, तो अपने से दोगुनी उम्र के विधुर आदमी के साथ ब्याह कर दिया। शारदा जब शादी के बाद पहली बार घर आई तो देखा कि घर और दुकान पर तो उनकी जेठ और जेठानी का ही राज चलता था। सारा दिन घर के काम करने में ही निकल जाते थे। जेठानी भी शारदा को अपने रोब तले दबा कर रखती थी। फिर भी वो पूरी लगन के साथ काम किया करती थी कि शायद एक दिन ये दुकान पर मेरा भी हक चलेगा, मैं भी पैसे कमाऊंगी। अभी तक तो जो भी पैसे दुकान से लेकर आता था जुए में उड़ा देता था, लेकिन शारदा को अपने ससुर जी का बहुत सहारा होता था। कुछ समय बाद शारदा ने अपने बेटे मनोज को जन्म दिया, लेकिन उसके तुरंत बाद ही शारदा के ससुर जी चल बसे। अब शारदा जी को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होने लगी थी। मनोज के पिता रोज रात को शराब पीकर आते थे। अत्यधिक शराब पीने के कारण वे बीमार रहने लगे थे। इस अवस्था में भी डॉक्टर के मना करने के बावजूद उन्होंने शराब पीना नहीं छोड़ा और लीवर खराब हो जाने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। शारदा देवी तो छोटी सी उम्र में विधवा हो गई। अब शारदा एक एक पैसे के लिए दूसरों की मोहताज हो गई। आर्थिक तंगी से परेशान होकर जब शारदा ने दुकान की कमाई का हिस्सा मांगा तो उसके जेठ और जेठानी ने धक्के मारकर उसे उसके बेटे मनोज के साथ घर से बाहर निकाल दिया। पढ़ी लिखी तो नहीं थी, इसलिए कोई नौकरी नहीं मिली, पर पापी पेट का सवाल था। लोगों के यहाँ काम किया, बर्तन मांजे, फिर एक स्कूल में चपरासी बन गई। वहीं रहने को कमरा मिल गया और मनोज को भी उसी स्कूल में भर्ती करवा दिया और उसकी आधी फीस भी माफ़ थी। अब शारदा अपने बेटे का पालन करने लगी। उसका स्कूल पूरा होकर कॉलेज शुरू हो गया। पढ़ाई में वो ठीक था, पर उस समय उसके बिगड़ैल पिता की छाप थी। वो ही गुस्सा और गाली गलौज करना शारदा समझाती थी, पर वो किसी की नहीं सुनता था। कुछ सालों में मनोज एक कंपनी में अच्छे पद पर नियुक्त हो गया और अच्छी तनख्वाह पाने लगा। उसने अपनी पसंद की लड़की से शादी भी कर ली, जिसका नाम संगीता था, और 2 कमरों का घर भी ले लिया। शारदा जी को वो अपने साथ तो रखता था, पर कभी उससे प्यार से बातें नहीं करता था। कभी उनका हाल भी नहीं पूछता था कि माँ तुम कैसी हो, तुम्हारी तबीयत कैसी है।
शारदा जी अब घर पर रहने लगी थी और सब संभालती थी। बेटा ढंग से बात नहीं करता था पर उन्हें 2 समय का खाना तो मिल ही जाता था। संगीता के आने के बाद तो उसकी हालत और भी खराब हो गई। अब वो जाती भी तो कहाँ पर जाती, आखिर उन्हें रहना तो इसी घर में था। उसके मायके में भी अब कोई नहीं रहा। सभी छोटी बहनों की शादियां हो गई थी। वो अपने घर परिवार में सुखी थी और माता पिता इस संसार को छोड़कर जा चुके थे। अब शारदा की तबीयत पहले से भी बदतर होने लगी थी। जितना हो पाता घर का काम कर लेती थी और यदि तबीयत खराब हो जाता तो बिस्तर पर पड़ी रहती थी बेचारी। अपनी सास का यूं पड़े रहना बहू संगीता को बहुत खटकता था। उसे खराब लगता था। उसे लगता था कि उसकी सास केवल उसका खर्चा बढ़ा रही है। सोचने लगी जितना भी माँ जी की दवाइयाँ आती है उतने में तो मैं एक काम वाली बाई रख सकती हूँ। एक दिन खाना खाने के बाद जब बेटा बहू कमरे में गए तो संगीता ने अपने पति से कहा, मेरी बहन का दाखिला इसी शहर में हो गया है तो अब वो हमारे साथ हमारे घर में रहेंगी। तुम अपनी माँ को वृद्धाश्रम में भेज दो। अब इतने से घर में हम सब लोग नहीं रह पाएंगे। वैसे भी तुम्हारी माँ तो सारा दिन खांसती रहती है। बच्चों को भी इन्फेक्शन होने का डर है। तुम ऐसा करो, अपनी माँ को वृद्ध आश्रम में छोड़ आओ। बेकार ही एक कमरा घेर रखा है, मेरी बहन उस कमरे में रह लेगी। इस पर मनोज बोला कि हम माँ को वृद्ध आश्रम में कैसे छोड़ सकते हैं, फिर मेरी भी उनके लिए कुछ जिम्मेदारियां हैं। इस पर संगीता बोली, मनोज अब इमोशनल होने का समय नहीं है, प्रैक्टिकल होकर सोचो। माँ जी आए दिन बीमार रहती हैं, घर का काम भी नहीं करती हैं, उनकी दवाइयों का खर्च बहुत कम नहीं है। माँ जी का बोझ हमारे सिर से हटेगा तो मैं काम वाली बाई रख लूँगी। अब हमारा भी अपना परिवार है। मुझे नहीं लगता अब हमें उन पर और पैसा लगाना चाहिए। और फिर बिना मतलब ही कमरा घेर कर बैठी है, मेरे परिवार वाले क्या सोचेंगे कि मैं एक कमरा अपनी बहन को नहीं दे सकती। तुम कल ही माँ जी को सामान पैक करने के लिए कह दो, उन्हें वृद्धा आश्रम छोड़ आओ। ठीक है, तुम सही कह रही हो, मैं कल ही माँ जी से बात करता हूँ। शारदा देवी जी बाहर हॉल में बैठी हुई बेटे बहू की सारी बातें सुन रही थी। ये बातें सुनकर उनके तो पैरों तले जमीन खिसक ही गई। उनके दिमाग को जैसे झटका सा लगा। सोचने लगी, मैं वृद्धाश्रम चली जाऊंगी, पर क्यों चली जाऊं? मेरे बेटे का घर क्या मेरा घर नहीं है? बहू ऐसे कैसे कह सकती है कि मैं कमरा घेर कर बैठी हूँ? इतनी तकलीफ सहन करके जिस बेटे को इस दुनिया में लेकर आई, हालातों से लड़ते हुए पाल पोस कर उसे पढ़ाया लिखाया, स्वयं कांटों भरी राह पर चलते हुए भी अपने बेटे पर आँच न आने दी, बिना बाप के बेटे को इतनी मुश्किल से उनके पैरों पर खड़ा किया। उनके सर पर छत है आज तो केवल मेरी बदौलत। आज वो बेटा मुझे वृद्धाश्रम भेजने की सोच रहा है। सोचते हुए उनकी आंखों से झर-झर आंसू बहने लगे। सोचने लगी कि मेरी त्याग और तपस्या का यही फल मिल रहा है हमें। बेचारी शारदा जी आखिर कोसती भी तो किसे किसे कोसती। अगर अपना ही खून अच्छा ना हो तो फिर बहू की क्या हिम्मत थी ऐसी बात करने की। रात को सब लोग सो चुके थे लेकिन शारदा जी की आंखों से नींद गायब थी। सारी रात अपने कमरे में पड़ी कुर्सी पर बैठी रही और आंखों से आंसू बहाती रही। सोचती रही, अगर कमरा खाली करवाना ही था तो इसके लिए मुझे वृद्धाश्रम भेजने की क्या ज़रूरत आ पड़ी? मैं तो हॉल में भी सो जाती, नहीं तो स्टोर रूम में ही रह लेती। सोचते सोचते उनकी आंखों से आंसू फिर से बहने लगे और फिर से उन्हें खांसी छिड़ गई। सोचा कि बेटे को गर्म पानी देने को बोलूं। फिर अचानक ख्याल आया, कौन सा बेटा? अब वो बेटा अपना रहा ही नहीं। अगले दिन जब मनोज और संगीता सुबह उठे तो देखा वृद्ध आश्रम भेजने की बात करे। 1 घंटा बीतने के बाद भी जब माँ जी कमरे से बाहर नहीं निकली तो मनोज और संगीता ने माँ जी के कमरे का दरवाज़ा खोला और अंदर गए। लेकिन ये क्या, माँ तो वहाँ थी ही नहीं। अलमारी खोलकर देखा तो माँ जी के कपड़े भी गायब थे।
वे दोनों सोचने लगे, आखिर माँ हमें बिना बताए कहाँ जा सकती है। इतने में मनोज की नज़र माँ जी के बिस्तर पर रखी एक चिट्ठी की तरफ गई। देखते ही मनोज चिट्ठी की लपका और जल्दी से खोलकर उसे पढ़ने लगा। चिट्ठी में लिखा था, मेरे प्यारे बेटे मनोज, हमेशा खुशी से रहना। मेरे बेटा बहू मेरे बारे में क्या सोचते हैं यह जानने के बावजूद भी ना जाने क्यों मेरे मन से तुम्हारे लिए दुआएं ही निकल रही है। मेरे अपने बेटे होते हुए भी तुम मुझसे इतने पराये कैसे हो गए? यह बात समझ पाना तो शायद इस जन्म में मेरे लिए मुश्किल ही नहीं है। ना जाने क्यों एक माँ वृद्धा आश्रम में पहुंचकर अपने ही बेटे और बहू पर बोझ बन जाती है। तुम मेरे भविष्य के बारे में क्या सोच रहे हो वो सब तो मैंने रात को ही सुन लिया था। मैं तेरी माँ हूँ, कोई निर्जीव वस्तु सामान नहीं जो उठाया और घर से बाहर फेंक दिया। मैं केवल बूढ़ी हुई हूँ लेकिन लाचार बिल्कुल भी नहीं। मैं तुम लोगों को घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ और आशा है कि मेरे जाने के साथ ही तुम्हारे सिर पर पड़ा बोझ भी खत्म हो जाएगा। भगवान तुम्हारा भला करे। तुम्हारी अभागिन माँ। पत्र पढ़कर दो पल के लिए मनोज की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें पछतावा भी हुआ, परंतु केवल कुछ समय के लिए ही। थोड़ी देर बाद ही संगीता की बहन सुमी घर पहुंच गई और फिर घर का माहौल ऐसे हो गया कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। रात तक मनोज और संगीता माँ जी को भूल चुके थे। खाना बाहर से ही आया था। खाने का आनंद लेते हुए हंसी ठिठोली करने में मशगूल हो गए। शारदा जी अपने कपड़े और थोड़ा सा सामान लेकर ही घर से चली गई। एक दिन पहले ही शारदा जी को उनके विधवा पेंशन मिली थी, तो सबसे पहले उस पैसों से उन्होंने अपने लिए दवाइयाँ खरीदी। उन्होंने मन ही मन सोच लिया था कि उन्हें क्या करना है, परंतु अपने से छोटी बहन को फ़ोन लगाया और उसे अपने पीहर वाले घर में मिलने के लिए बुलाया। काफ़ी सालों से वो घर बंद पड़ा था, वहाँ रहता भी तो कौन। माँ जी तो काफ़ी साल पहले ही चल बसे थे और बहनों का कोई भाई था ही नहीं जो उस घर की रौनक को बरकरार रखता। शारदा की बातों में परेशानी की झलक को भांप कर उनकी छोटी बहन ने अन्य बहनों को भी बुलवाया भेज दिया। शारदा देवी भी सीधी अपने गांव चली गई। वहां गांव में अपने पुराने घर को देखकर उनकी तबीयत हरी हो गई। घर बंद था तो शारदा जी ने पड़ोस से चाबी ली और अपना घर खोल दिया। आज उन्होंने भी खुलकर सांस ली। अगले ही दिन से उनकी बहनों उससे मिलने आ गई। सब लोग इकट्ठे हुए तो शारदा जी ने सबके सामने अपने हालात बयां कर दिए। बहनों ने कहा कि आप हमारे घर आ जाएं, पर सब अपने ससुराल में थी तो किसी के यहाँ जाकर भी लंबे समय तक रहना संभव नहीं था। सभी के एक मत से पिताजी का खेत शारदा दीदी को उपहार में दे दिया जाए ताकि वो अपना जीवन यापन कर सके और थोड़ी नगद राशि भी दी। शारदा जी ने अपनी वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पैसों को रख लिया, लेकिन साथ ही यह वादा भी किया कि भविष्य में वो उनके पैसे वापस लौटा देंगे। चारों बहनों के लिए भी यह घाटे का सौदा नहीं था, क्योंकि उन्हें अपना मायका वापस मिल चुका था, जहां चारों बहन समय समय पर कुछ दिन बिताने आ जाया करती थी। समय के साथ साथ शारदा जी की बिल्कुल बदल गई। स्वास्थ्य उनका अच्छा हो चुका था। शारदा जी को घर और खेत मिल गए। अपने पिताजी से उन्हें खेती का अच्छा ज्ञान मिला हुआ था, सो उन्होंने खेतों में मजदूर लगा दिए। मजदूर ने अपने बताए गए तरीकों से खेती की और फसलें लहलहाने लगी। उनकी अच्छी कमाई होने लगी। धीरे धीरे उन्होंने अपने बहनों द्वारा दी गई नगद राशि की भी लौटा दी। सभी बहनों में बड़ी होने के नाते एक माँ की तरह सभी को तीज त्योहार पर अच्छे अच्छे उपहार देने लगी। अपने खाने पीने का इंतजाम करके वो बाकी रुपए समाज सेवा में लगाने लगी। एक विधवा होने का दुख
उनसे बेहतर और कौन समझ सकता था। इसलिए वो अपने जैसी अन्य विधवा औरतों को, बुजुर्गों की मदद करने लगी। उनकी समाज सेवा के गांव भर में चर्चे होने लगे। कई समाज सेवी संस्था भी आगे आकर उनको सहयोग करने लगी। अब शारदा जी खुश रहने लगी। उन्हें जीवन का एक उद्देश्य मिल गया था। अक्सर अपने बेटे को याद करके उनकी आंखें नम हो जाया करती थी, लेकिन उन्होंने स्वयं को कभी कमज़ोर नहीं पड़ने दिया। उन्होंने अपने ही घर में लड़कियों के लिए एक विद्यालय खोल दिया था, जहां गांव की लड़कियों को निःशुल्क शिक्षा दी जा सके, ताकि गांव की लड़कियां अपने पैरों पर खड़ी हो सके और पढ़ लिख कर अपना भविष्य बना सके। उन्हें अपने पति और बेटे पर निर्भर रहना पड़ता था। वे नहीं चाहती थी कि जैसा उनके साथ हुआ ऐसा उनके गांव की अन्य लड़कियों के साथ भी हो। समय के साथ साथ उन्होंने खुद को भी अपडेट किया। कंप्यूटर शिक्षा अर्जित करने की वर्षों पुरानी जो इच्छा उनके मन में दबी रह गई थी, उन्होंने इस इच्छा को भी पूरा कर लिया। केवल 2 वर्षों के भीतर ही बेटे के घर में बहू से दबी रहने वाली शारदा देवी जी आज एक सुपर एक्टिव समाज सेविका में परिवर्तित हो चुकी थी। शारदा जी की लोकप्रियता गांव से होकर अब शहर में बढ़ने लगी। उन्होंने छोटी छोटी कोशिकाओं से बड़े बड़े काम कर दिए। उन्हें कई संस्थाओं ने भी सम्मानित किया और सहयोग दिया। एक दिन जब मनोज ने सुबह अखबार खोला तो अपनी मां का फोटो देख लोकप्रियता देखकर उनका सिर चकरा गया। उन्हें बहुत बड़ा सम्मान और नगद राशि मिलने वाली थी। उसे अपनी मां के बारे में पता चला तो विधि को बताया। इस पर संगीता मनोज को कहने लगी, हम उनके इकलौते बेटा बहू हैं। वो अपनी जायदाद हमें नहीं देंगी तो भला और किसे देंगी। आखिर की शायद आप पर हम तो हमारा ही बनता है हक। जायदाद के लालच में दोनों गांव के लिए तुरंत रवाना हो गए। पहुंचते ही नौकर ने बताया कि शारदा देवी जी किसी समारोह का उद्घाटन करने के लिए बाहर गई हैं। थोड़ी देर में आती ही होंगी। मनोज और संगीता घर के बाहर निकलकर खेतों में निगाहें रखने लगी। हरी भरी फसलें खेतों में लहलहा रही थी। अभी देखकर हैरान थे कि उनकी मां ने इतने कम समय में इतना सब कुछ कैसे हासिल कर लिया। सोच ही विचार रहे थे कि तभी एकाएक विराम लग गया, जैसे कि कानों में तेज हॉर्न बजने की आवाज़ आई। पीछे मुड़कर देखा तो मनोज और संगीता की हैरानी का ठिकाना न रहा। उनकी मां शारदा देवी स्कूटर चलाकर घर को लौट रही थी। संगीता भी देख रही थी, हैरान हो रही थी। बेचारी सी शारदा देवी कभी अपनी दवा के लिए भी उनके सामने गिर कर आया करती थी। आज समाज की सम्मानित महिला बन चुकी थी। उनके चेहरे से आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। अपने बेटे को देखकर एक बार तो शारदा जी के मन में ममता जाग उठी थी, लेकिन फिर उसका ममता को अपने दिल में किसी कोने में समेट कर मजबूती से बोली, अब यहाँ क्या करने आए हो तुम लोग? माँ, हम तुम्हें घर वापस ले जाने आए हैं। हमें अपने किए का बहुत पछतावा है। अब तुम अनजान लोगों के साथ नहीं रहोगी। अपने घर में अपने परिवार के लोगों के साथ रहोगी। अपनी खेती तुम मेरे हवाले कर दो। ये जिम्मेदारी मैं लूँगा। मेरे होते हुए मेरी माँ इतना काम करे, अब ये मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ। मनोज का साथ देने के लिए संगीता भी बोली, हाँ माँ जी, अब आपके बेटा बहू आ गए हैं। आपको काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम सब संभाल लेंगे। शारदा जी जो अपने बेटे और बहू को अच्छे तरीके से आज जानती थी, उनके अलावा को उनके लालच को तुरंत पहचान गई। मुझे उससे इसी बात की उम्मीद थी, जो अपनी सगी माँ को भी घर से निकाल कर बेसहारा कर सकते हैं। वो इस असहाय और बेघर लोगों के बारे में क्यों सोचेंगे? लोगों को क्या लगता है कि मैं तुम्हारे बहकावे में आ जाऊंगी? बेटा, तुम लोगों से ही मैंने सीखा है कि
दुनिया में सगे भी अपने नहीं होते। जिन लोगों को तुम पराये कह रहे हो, वे लोग ही हकीकत में मेरे अपने हैं। और हाँ, अब मैं एक आत्मनिर्भर महिला हूँ। अपने बेटे और बहू पर बोझ नहीं हूँ। अपनी इस ज़िंदगी में मैं बेहद खुश हूँ। सच कहूँ तो मुझे ज़िंदगी का मतलब ही घर से निकलने के बाद समझ आया। अब तो मुझे यह सम्मान भरी ज़िंदगी रास आ गई है। अब मैं तुम लोगों के साथ हरगिज़ रहना नहीं चाहती। अब यह सब लोग ही मेरे परिवार हैं। मेरे जीते जी तो क्या मेरे मरने के बाद भी इस संपत्ति में से तुम्हें 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। अरे राजू, मेहमान आए हैं, उनके लिए कुछ चाय नाश्ते का इंतज़ाम तो करो। मुझे एक ब्यूटी पार्लर के उद्घाटन के लिए जाना है। 2 घंटे तक आऊँगी। मेहमानों की खातिरदारी अच्छे से करना। कहते हुए शारदा जी अपनी स्कूटर लेकर निकल पड़ी। वे दोनों हैरान से स्कूटर पर जाती हुई अपनी माँ को निहारते रह गए। दोस्तों, यह थी आज की प्रेरणादायक स्टोरी। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। हर हर महादेव।